नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए सेकेंड ईयर में आधुनिक भारत के इतिहास वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 21 में। और आज का हमारा टॉपिक होगा भारतीय पुनर्जागरण, इंडियन रेनेसां पर आज हम चर्चा करेंगे। और विशेष रूप से हम इस टॉपिक के अंदर जानने का प्रयास करेंगे कि ये भारतीय पुनर्जागरण एक्चुअल में क्या था और ये पुनर्जागरण आने के पीछे या पुनर्जागरण जो आंदोलन हुआ था इसके पीछे कारण क्या थे। क्लियर है? तो आइए स्टेप बाय स्टेप अर्थात कि चैप्टर बाय चैप्टर जो हमारी क्लासेस चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और यदि आप पहली बार सेशन को देख रहे हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है, प्लेलिस्ट को यदि आप विजिट करते हैं तो बीए से संबंधित या कहें कि बीए के कंप्लीट सब्जेक्ट आपको यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाते हैं इसी चैनल की प्लेलिस्ट में। कहने का अर्थ यह है कि इसी चैनल पर हमने बीए के ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट पढ़ाए हैं, कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ पर क्लासेस चल रही है और हर एक लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स अवेलेबल है। जैसा कि आज जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आज की इस क्लास का नोट्स आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसका एग्जाम टाइम पे या जब भी आप चाहें इसका रिविजन लगा पाएंगे। क्लियर है? आइए शुरू करते हैं अपना सेशन को। और इसके अलावा यदि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक अच्छी खासी मोटी फीस देने के लिए तैयार नहीं है या नहीं दे पाते हैं तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो प्रयास में यहाँ लोधाजी क्लासेस अर्थात कि इस वाले प्लेटफॉर्म पर कर रहा हूं आप बीए वाले बच्चों के लिए, तो इसी प्रकार का सेशन मैंने यहाँ पर यूट्यूब के दूसरा प्लेटफॉर्म है प्रज्ञान हिंदी नाम का, जो मैंने ही स्टार्ट किया है, उसे आप यदि ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको वहां पर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की इवन वनडे एग्जाम की भी तैयारी आप आसानी से कर पाएंगे। वहां पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, डे 17 पर हम वहां पर डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेटेजी वाइज क्लासेस वहां चल रही है, उसमें सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की क्लासेस देखने को मिलेगी। तो उसको जाकर के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर ले तो वहां पर आपको जो क्लासेस अपडेट होगी वो आपको तुरंत मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और ये आपका सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही है। तो अभी तक आपका 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है, तीसरी यूनिट पर आपका सेशन चल रहा है, तीसरी यूनिट का तीसरा टॉपिक, और कुल मिलाकर देखा जाए तो टॉपिक नंबर 15 पर आज सेशन होने जा रहा है भारतीय पुनर्जागरण। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर बाय चैप्टर सभी क्लासेस हमारी चल रही है, ठीक है ना सभी पर। हाँ, ये वाला सब्जेक्ट थोड़ा सा लेंदी है तो कुछ सेशन ज्यादा देखने को मिलेंगे इसमें, बट होंगे कंप्लीट ही, ठीक है ना, कंप्लीट होंगे। यूट्यूब पर है, फ्री क्लासेस है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी कंप्लीट सेशन चैप्टर बाय चैप्टर, हर एक चैप्टर पर एक सेशन आपके लिए होगा, चाहे फिर आप देखें या ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो ईमानदार बच्चा है स्टडी को लेकर के वो जरूर इसको देखेगा। अच्छा, आज के सेशन में क्या क्या देखने वाले तो ये मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं। सबसे पहले हम भारतीय पुनर्जागरण का अर्थ देखेंगे, उसके बाद में इसके कारण देखेंगे कि भारतीय पुनर्जागरण के पीछे कारण क्या थे। ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट सेशन नहीं होगा। मैंने YouTube पर कई सारे सेशन इसके देखे थे, पुनर्जागरण पढ़ाते वक्त लोगों ने बहुत ज्यादा हवा बनाया हुआ है, बहुत डिफिकल्ट बनाया, कहा कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या बहुत ज्यादा लेंदी, एक 1.5-2 घंटे की क्लासेस पर ली गई है और कहीं कहीं पर 5-10 मिनट की भी क्लासेस ली गई है। तो ये उचित नहीं है। जितना बड़ा टॉपिक है ना उतना आवश्यक है। देखिए, बीए की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कितना कंटेंट आपके लिए जरूरी है वो सब होना उतना पर्याप्त होता है। जरूरत से ज्यादा भी कंटेंट ना हानिकारक हो सकता है और जरूरत से कम तो आप जानते हैं बहुत कम ही होता है। जैसा कि 5-10 मिनट के क्लासेस में ये पॉसिबल नहीं है कि एक सफिशिएंट टॉपिक को जो है आप कम से 5-10 मिनट में डिस्कस कर पाए, ऐसा नहीं होता है। और 1.5-2 घंटे में क्लासेस चली जाए तो वो भी सही नहीं है, ठीक है। तो आज का जो कंटेंट होगा ना आपके एग्जाम को दृष्टि में रखते हुए आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, चाहे आप बीए की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उसके तहत जो है आप इस वाले टॉपिक को यहां से कवर करना चाहते हो तो भी आपको इजीली हो पाएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पुनर्जागरण के अर्थ की। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि देखिए मैं तो आपको एक्सप्लेन करूंगा ही, समझाऊंगा ही टॉपिक को, लेकिन साथ ही साथ में जो कंटेंट और जिस तरह से कंटेंट में लेकर के आया हूं आप लोगों के लिए, एक बार पढ़ोगे ना तो पढ़ते ही आपको पूरा कंटेंट क्लियर हो जाएगा, टॉपिक ही क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या है। और ये ऐसा इसलिए कि आज तो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, तो तब तक आपको ये वाला लेक्चर तो याद रहेगा नहीं। तो उसके लिए फिर क्या वापस से लेक्चर देखने आओगे एग्जाम टाइम पे, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बल्कि क्या करोगे, जो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं उनका रिवीजन मात्र आपको लगाना है। रिवीजन लगा लोगे तो ये आज का जो लेक्चर हुआ ये अपने आप रिवाइज हो जाएगा आपको। क्लियर है? चलिए तो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलिएगा। छोटा सेशन होगा, ज्यादा लेंदी नहीं होगा, लेकिन यकीन मानिए इस क्लास के कंप्लीट होते ही भारतीय पुनर्जागरण को लेकर के जो भी डाउट आपके मन में होगा वो सब क्लियर हो जाएगा।
सबसे पहले तो हम बात करते हैं पुनर्जागरण की, ठीक है ना। भारतीय पुनर्जागरण या यूरोप के पुनर्जागरण को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें पुनर्जागरण का मतलब क्या होता है, तो पुनर्जागरण के मतलब पर आने से भी पहले हम पुनर्जागरण के शब्द को तो जरा देख ले कि पुनर्जागरण शब्द का मतलब क्या है। तो यहां पर देखिए स्पष्टता है, और जब आपसे अर्थ पूछा जाए ना तो आपको शाब्दिक अर्थ सबसे पहले बताना होता है 2-3 लाइन के अंदर। तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है पुनर्जन्म होना। क्या होता है दोस्तों? पुनर्जन्म होना या पुनरुद्धार होना। और ऐतिहासिक संदर्भ में अगर हम देखें, मतलब इसके अगर हम डिटेल संदर्भ में जाएं, डिटेल जानकारी में जाएं, तो पुनर्जागरण से मतलब अर्थात तात्पर्य हम निकाल सकते हैं कि जो मध्यकालीन समय रहा है और आधुनिक समय रहा है, उनके बीच का जो समय था, मतलब समझिए ना, जब एक काल समाप्त होता है और नए काल की शुरुआत होती है तो अचानक से तो नहीं होती है, एक संक्रमण का समय आता है बीच में। मध्यकाल जब समाप्त हुआ और आधुनिक काल जब प्रारंभ होने लगा तो उसके बीच में जो समय था उसे हम कहते हैं संक्रमण काल। तो उस संक्रमण काल के समय में यूरोप में जो परिवर्तन हुए थे, कहां पर? यूरोप में, उन परिवर्तनों को ही हमने यहां पर क्या पुनर्जागरण के नाम से जाना है। अब चूंकि यूरोप में पहले पुनर्जागरण आया, उसके बाद में भारत में पुनर्जागरण होता है, और यूरोप पर पुनर्जागरण की क्लासेस हम ले चुके हैं। कहां पर? तो ये क्लासेस सेकेंड ईयर में नहीं हुई है, थर्ड ईयर के विश्व इतिहास में हुई है। क्लियर है? तो यहां पर आपको समझना सिर्फ इतना है कि पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनर्जन्म लेना, या फिर ऐसे समझिए पुनर्जागरण का मतलब होता है पुनः जागना। पुनर्जागरण को संधि विच्छेद कीजिए तो क्या होगा? पुनः जागरण, तो जागना, ये समझिए। तो पुनः जागना मतलब कि सोए हुए, पहले जागे हुए थे, उत्पन्न होना नहीं होगा, पहले जागे हुए थे, सो गए, फिर से जाग जाना ही पुनर्जागरण कहलाएगा। तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ आप पुनः जागना भी कह सकते हो, पुनर्जन्म भी कह सकते हो, या पुनरुद्धार भी कह सकते हो। और इसके समय की अगर हम बात करें तो मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच का जो समय था, जो संक्रमण काल था, उसे हमने जो है पुनर्जागरण का समय माना है, ठीक है ना। तो पुनर्जागरण किसी भी देश की विकास की अवस्था में एक दीर्घ काल के बाद फिर उन्नति की ओर आगे बढ़ने की अवस्था का नाम है। अब इस शब्द पर ध्यान दीजिएगा, दीर्घ काल के पश्चात, दीर्घ काल के पश्चात कहने का मतलब समझ लीजिए, यहां पर पॉइंट टू पॉइंट मतलब समझ लीजिए, डेटा अपने आप कंप्लीट हो जाएगा, टॉपिक अपने आप मस्तिष्क में आ जाएगा, स्टोरी वाइज समझते चलिएगा। पुनर्जागरण कुछ और नहीं बल्कि ऐसा समझिए कि किसी भी देश में बहुत लंबे समय बाद में फिर से उन्नति, फिर से, है ना, फिर से, ये जो शब्द है ना दीर्घकाल के पश्चात, फिर से, ये बहुत महत्व रखता है, ये फिर वाला शब्द, ठीक है। तो किसी भी देश में उसकी अवस्था में, उसकी स्थिति में काफी लंबे समय बाद, सदियों बाद फिर से उन्नति होना या फिर से उसका विकास करना, फिर से उसकी जनता का जाग जाना ही क्या कहलाएगा दोस्तों? पुनर्जागरण कहलाएगा। मतलब कि उस देश की जनता फिर से जाग। अब वो कब होता है ऐसा? कब होता है? जब उस जनता में, उस सोई हुई जनता में कोई नई चेतना आ जाए और नए जोश के साथ में फिर से वो उठे और राष्ट्रीय विकास में लग जाए, सामाजिक विकास में लग जाए। अब राष्ट्र का विकास किसी एक मुद्दे पर तो आधारित हो नहीं सकता है, उसके लिए कई सारे फैक्टर चाहिए होते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी उन्नति चाहिए होती है, सामाजिक क्षेत्र में उन्नति के साथ में आर्थिक क्षेत्र भी आवश्यक होता है, तकनीकी क्षेत्र, सभी क्षेत्रों में आवश्यकता होती है उन्नति करने की। क्योंकि जब जनता में जागृति आती है, जनता का जब मस्तिष्क जागता है, बुद्धि जागती है, तो राष्ट्र के सभी क्षेत्रों में प्रगति होती है। और उसी प्रगति का नाम ही तो है, उस बुद्धि का जागना ही तो है पुनर्जागरण। बात समझ आई? तो ऐसा ही जागरण जो है ना भारत में भी हुआ। लेकिन भारत के पुनर्जागरण में पहुंचने से पहले पुनर्जागरण शब्द को आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, कहीं तक भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब सिंपल है, अगर पुनर्जागरण का अर्थ मैं यहां पर आपको 3 पैराग्राफ में समझा रहा हूं, लेकिन अगर एग्जाम में आपसे सिर्फ अर्थ ही पूछा जाए, वो दीर्घ प्रकृति के टाइप में प्रश्नों पूछे जाए, तो 4-5 पेज भरने की औकात होना चाहिए आप लोगों की। इतना समझ लीजिए। अगर इतना आप इसको व्यवहारिक रूप से यदि समझ लेते हो ना, तो जितना चाहो लिख सकते हो यार,
जितना चाहो। मैटर नहीं करता कि ये 3 पैराग्राफ है, सब 3 पैराग्राफ में क्या होगा, नहीं, आप व्यवहारिक रूप से इस पक्ष को समझ लीजिए, इस कंटेंट को समझ लीजिए, जितना आप चाहोगे उतना लिख सकते। ये प्रश्न की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि आप कितना लिखना चाहते हैं। बात समझ आई ना। तो अन्य शब्दों में अगर समझें तो पुनर्जागरण का मतलब होता है कि प्राचीनता पर, ध्यान दीजिएगा, प्राचीनता पर नवीनता की विजय, प्राचीनता पर नवीनता की विजय। पुरानी परंपरा जो ट्रेडिशन था उस पर नवीनता की, ऐसा बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजी की विजय। बात समझ आ रही। किसी राष्ट्र की विकासशील अवस्था में दीर्घकाल के बाद फिर उन्नति की ओर अग्रसर होना ही पुनर्जागरण कहलाता है। चाहे राष्ट्र कोई सा भी हो, काफी लंबे समय बाद अगर उस राष्ट्र की स्थिति में, अवस्था में कोई बड़ी हलचल हुई है और वो उन्नति की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, मतलब समझ जाइए कि वहां की जनता जाग चुकी है। दैट मीन्स कि रेनेसा का कमाल है, ये पुनर्जागरण का कमाल। क्लियर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस कंटेंट के माध्यम से आपको इतना तो समझ आया होगा कि अरे पुनर्जागरण एक्चुअल में होता क्या है। बस इतना से समझ लीजिए पुनर्जागरण होता क्या है। जनता का फिर से जाग जाना ही पुनर्जागरण कहलाता है। जनता मस्तिष्क से जब जागती है तो उस संक्रमण काल को ही पुनर्जागरण का नाम दिया जाता है। जब जनता मस्तिष्क से जागती है, जनता का मस्तिष्क जागता है, तो देश के हर एक क्षेत्र में बड़ी ही प्रगति देखने को मिलती है। ठीक है। अब पुनर्जागरण के बारे में आप स्टेप बाय स्टेप आगे भरपूर जानने वाले हो, समझने वाले हो। अब हम बात करने वाले हैं कि भारत में जो पुनर्जागरण हुआ उसके पीछे कौन कौन से रीजन रहे। तो यार भारत में पुनर्जागरण, सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको कि यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। चलिए ठीक है, यूरोप में पुनर्जागरण हुआ। तो पुनर्जागरण मतलब कि जनता पहले यूरोप की जागी, इतिहास के अनुसार पहले यूरोप की जनता जागी, वहां पर पुनर्जागरण हुआ, यूरोप ने जो है काफी तरक्की कर ली। भारत में भी पुनर्जागरण आया 19वीं शताब्दी में। कब आया? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी का जो समय था भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों था? क्योंकि इसी समय में भारत के प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे फिर वो, ध्यान सुनिएगा, चाहे फिर वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे फिर वो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों ने तीव्र गति से प्रगति करना प्रारंभ कर दिया। क्यों? कैसे? एक्चुअल में क्या रीजन था? क्या हुआ था राजनीति में कि राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति होने लगी? इसे क्या कारण थे जिसकी वजह से समाज भी प्रगति करने लगी, धार्मिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई और आर्थिक क्षेत्र में भी प्रगति हुई? ऐसा हुआ क्या था? यही तो पढ़ने वाले इन कारणों में। कहां पर? भारत में। चलिए तो एक एक करके हम इनको समझने का पूरा प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भारत की राजनीतिक एकता। पहला कारण क्या बताया दोस्तों मैंने? राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत भारत की राजनीतिक एकता वह कारण था जिसने भारत में पुनर्जागरण अर्थात कि जनता को बौद्धिक रूप से जगाने में बड़ी मदद की थी। 1857 तक की अगर हम बात करें तो पूरा भारत जो है ना अंग्रेजों के कब्जे में था। इस अवधि में 1857 की कहानी बता रहा हूं मैं, उस समय तक तो पूरी तरह से भारत किसके कंट्रोल में था? अंग्रेजों के कंट्रोल में था। अंग्रेजों ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, या ऐसा समझिए कि इस अवधि में उनकी एक समान प्रशासनिक व्यवस्था का पूरे भारत की जनता पर प्रभाव पड़ने लगा। क्या मतलब हुआ इसका? यार अंग्रेजों ने क्या किया? पूरे भारत को जोड़ने का प्रयास किया प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू बनाने के लिए, ताकि उनका व्यापार धंधा जो है ना अच्छे से चल सके, अच्छे से अच्छा मुनाफा वो कमा सके। इसी कारण से उन्होंने भारत के कोने कोने को जोड़ने का कार्य चालू कर दिया। और पूरे भारत पर, क्योंकि आपको पता है ना कि अंग्रेजों से पहले पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। अलग अलग राजा महाराजा जो नवाब या सुल्तान हुआ करते थे वो अलग अलग क्षेत्रों पर राज किया करते थे अपनी अपनी प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ कि संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का राज स्थापित हो गया। इससे संपूर्ण जनता को आपस में जुड़ने का मौका मिला और इस चीज का फायदा भारत की जनता को प्रॉपर मिला। लोग एक दूसरे से परिचित होने लगे,
लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, एक दूसरे या कहें कि एक क्षेत्र की जनता दूसरे क्षेत्र के बारे में जानने में सक्षम होने लगी। अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सरकार ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए कई प्रकार के सुचारू कार्य किए, जिससे सिर्फ उनका प्रशासन ही सुदृढ़ नहीं बना, बल्कि भारत के देश की एक कोने की जनता दूसरे कोने की जनता को जानने में सक्षम होने लगी, अर्थात कि वो व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे से जो है जुड़ने लगे। उनके विषय में देशवासियों को समान दृष्टि से विचार करने का अवसर प्राप्त होने लगा। किसके विषय में? अंग्रेजों के विषय में, कंपनी के विषय में, ब्रिटिश सरकार के विषय में। इस राजनीतिक एकता ने भारतवासियों में समान राजनीतिक जागृति उत्पन्न करने में योगदान दिया। अब सोचिए ना, अगर मान लो कि एक क्षेत्र पर कोई अत्याचार ही नहीं है, कोई शोषण नहीं है ब्रिटिश सरकार के द्वारा, और एक क्षेत्र का अति अत्याचार या अति शोषण हो रहा है, कोई तीसरा क्षेत्र है जहां पर थोड़ा सा बैलेंस चल रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति होगी। और दूसरा ये कि जो तीन क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं, तीनों क्षेत्रों को ब्रिटिश सरकार अलग अलग रखती है, तीनों में कोई कम्युनिकेशन नहीं है बीच में। अगर कोई एक क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चाहे तो दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति से टच में नहीं आ सकता, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? वो अनभिज्ञ रहेंगे दूसरे क्षेत्र के बारे में कि वहां क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश सरकार ने पूरे भारत पर एक प्रकार की शासन व्यवस्था लागू की, वैसे ही जनता समझ चुकी थी कि पूरा भारत एक ही संविधान से, मतलब एक ही कानून के अकॉर्डिंग चल रहा है जिसे ब्रिटिश सरकार बनाती है। तो इस तरह से एकता की भावना लोगों में आने लगी और राजनीतिक एकता ये रूप धारण करने लगी। तो भारत की जनता राजनीतिक रूप से एक होने लगी, जिसके कारण से अब वो ब्रिटिश सरकार के बारे में अच्छा या बुरा डिस्कस करने लगे थे सभी के दृष्टिकोण से। और इस चीज ने पुनर्जागरण में विशेष महत्व दिया। लोगों की बुद्धि जागने लगी थी राजनीतिक रूप से, क्या सही और क्या गलत है। दूसरे क्षेत्र की बात करें, विदेशों से संपर्क की। विदेशों से संपर्क की, यह भी राजनीतिक क्षेत्र ही है। विदेशों से संपर्क के क्षेत्र में अगर बात करें तो प्राचीन काल के जैसे ही आधुनिक, मतलब कि उस समय में भी बता रहा हूं मैं, जब हम 19वीं शताब्दी की बात करें तो 19वीं शताब्दी को हम आधुनिक युग के नाम से जान रहे हैं, ठीक है ना। तो प्राचीन समय की तरह ही या प्राचीन काल की तरह ही आधुनिक काल में भी भारत के विदेशों से सांस्कृतिक, व्यापारिक, धार्मिक और भी कई प्रकार के संबंध रहे। ब्रिटिश शासन काल में भारत के पश्चिमी देशों के साथ संबंध स्थापित हुए, जिससे भारत में युवकों को अंग्रेज शिक्षा प्राप्त करने और वहां की विभिन्न घटना, क्रांति आदि को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये बड़ी घटना है, समझिए। एक्चुअल में ना एक प्रैक्टिकल कहानी है, ये प्रैक्टिकल बातें हैं। विदेशों से संपर्क मतलब कि प्राचीन काल में भी हमारे विदेशों से कई प्रकार के संबंध रहे, सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। आज भी जब दूसरे देशों में खुदाई होती है तो भारत की कई प्रतिमाएं या कहें कि भारत की कई ऐसी निशानियां प्राप्त होती है खुदाई में, जिससे जो संकेत देती है कि भारत के साथ उनके कोई विशेष संबंध थे। व्यापारिक संबंध रहे हैं हमारे प्राचीन समय से, धार्मिक संबंध भी रहे। तो यही संबंध आधुनिक युग में भी रहे, आधुनिक युग 19वीं शताब्दी के समय में भी रहे। और विशेष करके ब्रिटिश सरकार के यहाँ पर आने से भारत के जो शिक्षित वर्ग था, जो युवा लोग थे, स्टूडेंट थे, वो विशेष रूप से पश्चिमी देशों अर्थात कि यूरोप के संपर्क में आए और विशेष रूप से इंग्लैंड के संपर्क में आए। वो वहां पढ़ाई के लिए जाने लगे। उससे उनको यूरोप की संस्कृति का नॉलेज हुआ और उन्होंने वहां की परिदृश्य में भारतीय परिस्थितियों को फिट करके और यहां भारत की समस्याओं को सोल्व करने का प्रयास करने लगे ये लोग। तो भारत में जो आगे चलकर के क्रांतियां हुई, भारत में चलकर के राष्ट्र प्रेम को लेकर के जितनी भी घटनाएं घटित हुई, वो सबकी सब किस पर आधारित थी दोस्तों? पाश्चात्य ज्ञान पर आधारित थी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं युवक पश्चिमी देशों से प्रभावित होकर के, विभिन्न बातें सीख करके या वहां की घटनाओं से प्रभावित होकर के भारत में आए और भारत को भी उसी दिशा में चलाने का प्रयास किया, जिससे वो जल्द से जल्द स्वतंत्रता प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से विदेशों से संपर्क ने भी भारतीय जनता के मस्तिष्क को झकझोर दिया। जो शिक्षित वर्ग यूरोप गया, वापस भारत में आकर के जो अशिक्षित वर्ग था उसको जगाने का प्रयास किया इन्होंने। इसीलिए कह सकते हैं कि विदेशों से संपर्क भी हमारे भारत में
पुनर्जागरण का एक विशेष कारण रहा है। ठीक है ना। तो वे लोग अपने देश में सुधार करने की दिशा में प्रेरित हुए और इस प्रकार भारत के विदेशों के साथ संपर्क ने भारतीय नव जागरण को प्रभावित किया। क्लियर है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। लेकिन उससे पहले एक बार क्लास को हम चेक कर ले, क्लास चल रही है या हो, क्योंकि बीच में भी अभी एक दो बार ऐसा हो चुका है बीच बीच में, इसलिए बार बार थोड़ा क्लास चेक करना पड़ता दोस्तों। शायद एक आध बार क्लास चेक करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास चलते चलते अपने आप रुक चुकी थी। आधा सेशन 1 घंटे की लगभग क्लास थी, उसमें से 18-20 मिनट की क्लास रिकॉर्ड हुई, बाकी दोबारा क्लास लेनी पड़ी थी। चलिए, तीसरा बिंदु है इसमें यातायात तथा संचार के साधनों का विकास। तो अब आप समझ सकते हो, अब इस यहां तक तो आप लोग पहुंच गए कि यार लोगों की बुद्धि को जगाने में क्या यातायात और संचार के साधन भी महत्वपूर्ण थे? एग्जैक्टली थे। अरे भाई, जब तक लोग आपस में मिलेंगे नहीं तब तक लोग बौद्धिक स्तर से कैसे सक्षम बनेंगे, कैसे जागेंगे? ब्रिटिश शासकों ने या कहें कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने प्रशासनिक और व्यापारिक हितों को पूरा करने के लिए पूरे देश में यातायात और संचार के साधन बिछा दिए थे। जैसे कि रेल लाइन बिछा दी उन्होंने, डाक तार, प्रेस आदि आदि की व्यवस्था उन्होंने कर दी पूरे देश में। लेकिन किसके लिए? हमारे लिए नहीं, उनके खुद के प्रशासनिक हितों के लिए या व्यापारिक हितों के, ताकि अधिक से अधिक लाभ को कमा सके। लेकिन इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा, सकारात्मक प्रभाव। इन यातायात के साधनों के कारण युवकों को विभिन्न क्षेत्रों के शिक्षित लोगों से मिलने का मौका मिला। जो क्षेत्र के जो युवा वर्ग था वो दूसरे क्षेत्रों में जो शिक्षित वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो शिक्षित लोग हुआ करते थे, उनसे आसानी से मौका मिला मिलने का। यातायात और संचार के साधनों के विकास ने भारत को पुनः एकता के सूत्र में बांधने का कार्य। इसलिए हम यातायात और संचार के साधनों को भी भारतीय पुनर्जागरण के लिए एक अहम सहयोगी मानते हैं। चौथे बिंदु के रूप में है पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव ने भारतीय शिक्षित वर्ग को पाश्चात्य विद्वानों की तरह सोचने पर मजबूर कर दिया। भारत के विद्वानों को, या कहें कि भारत के शिक्षित वर्ग जब यूरोप गया पढ़ने के लिए, तो वहां पढ़कर के वो उनके जैसा सोचने में सक्षम हुआ। और इसी कारण से भारत में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में पुनर्जागरण एक साथ प्रारंभ हुआ था। क्योंकि जैसा फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या देखा था कि जब वो दूसरे देशों के संपर्क में आया, शिक्षित वर्ग या कोई शिक्षित युवा, तो भारत में और अपने क्षेत्र में आकर के वहां की जनता को शिक्षित करने लगा, वहां की जनता को जगाने लगा बौद्धिक स्तर पर। और इसी प्रकार से क्रम चलता रहा निरंतर रूप से। इसीलिए सामाजिक, धार्मिक और विभिन्न क्षेत्र, भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ। इसके अलावा सुधारकों का प्रभाव भी पुनर्जागरण में अहम योगदान के रूप में उभर कर सामने आया। जैसे भारत में सुधारवादी आंदोलन का प्रारंभ हुआ 19वीं शताब्दी में, है ना। सुधारकों ने धार्मिक संकीर्णता, रूढ़िवादिता या अंधविश्वासों को दूर करने के लिए कई आंदोलन चलाए, वे अपने विचार फैलाना चालू किए। इस समाज सुधारकों में राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण, ऐसे और भी, स्वामी विवेकानंद जैसे और कई भी प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया था समाज की रूढ़ियों को समाप्त करने के लिए, समाज को सही दिशा में आगे अग्रसर करने के लिए, समाज में व्याप्त कमियों को समाप्त करके समाज को आगे प्रगति की ओर बढ़ाने में कई ऐसे विद्वान रहे हैं जिन्होंने अपना अहम योगदान दिया था, जैसे कि यहां विद्वानों में आपने देख पाए। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, तो नेक्स्ट है आपका ईसाई मिशनरियों का प्रभाव। तो भारत में जो पुनर्जागरण हुआ, ईसाई मिशनरियों का भी प्रभाव उस पर विशेष रूप से पड़ा था। कैसे? ये बड़ी कहानी। कैसे भाई? 19वीं सदी के आरंभ से भारत में ईसाई धर्म जो है ना, भारत में ईसाई धर्म तेजी से फैलने लगा। हिंदू समाज का निम्न वर्ग धन के लोभ में आकर के, धन के लालच में आकर के ईसाई धर्म को अपनाने लगा। ऐसी स्थिति में कट्टर हिंदू जो थे, उनकी आंखों में ये धर्मांतरण छुपने लगा और उन्होंने हिंदू समाज में सुधार की आवश्यकता को अनुभव किया। कट्टरपंथियों ने खूब अच्छे से कट्टरता दिखाई थी निम्न वर्ग के लोगों पर, लेकिन जैसे जैसे निम्न वर्ग के लोग अन्य धर्मों को अपना रहे थे, तीव्र गति से जब भारत में धर्मांतरण होने लगा,
तो इन कट्टरपंथी हिंदुओं को समझ आने लगा कि कहीं ना कहीं समाज में गलत हो रहा है, इसलिए उस गलती को वो समझने लगे और इस प्रकार ईसाई धर्म प्रचारकों ने इनकी आंखें खोलने में अहम भूमिका निभाई। अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन ईसाई धर्म प्रचारकों ने हिंदू कट्टरपंथियों की आंखें खोली और भारतीयों में धर्म सुधार और समाज सुधार की भावना पैदा की, जिससे आगे चलकर के कई विद्वान आए जिन्होंने धर्म के क्षेत्र में विभिन्न सुधार किए और समाज के क्षेत्र में भी विभिन्न सुधार आरंभ कर दिए। इन सभी को कारण, ऐसे कोई अकेले कारण नहीं है ये, इसके अलावा और भी कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से बाद में पुनर्जागरण आया। अगर से पूरे कारणों की लिस्ट बनाएंगे तो एक लंबी लिस्ट आ जाएगी, लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, मतलब एग्जाम को भी हमें ध्यान में रखना है, तो जरूरत से ज्यादा कंटेंट हम ला भी नहीं सकते हैं, जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो 6 मैंने आपको तथ्य बताए हैं, पॉइंट बताए हैं कारणों में, इतना कंटेंट आपके लिए पर्याप्त होगा, इससे ज्यादा जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ना। तो एक और हाँ, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो देख रहे हैं, बनने एग्जाम वाले स्टूडेंट जो देख रहे हैं और वो अपने सेशन को अगर कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये टॉपिक लेने के बाद में एक बार किसी भी पुस्तक से एक बार इस टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा, तो जो कंटेंट छूटा हुआ है उसको आपका पुस्तक से कवर हो जाएगा। लेकिन अब मेरी ये गारंटी है कि टॉपिक आप चाहे किसी भी दुनिया की किसी भी किताब से पढ़िएगा, आपको एक ही बार में समझ आने वाला है, अब कोई डाउट नहीं रहेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार भारतीयों के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जीवन में एक नई चेतना का संचार हुआ। इसी कारण 19वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में पुनर्जागरण की शताब्दी कहलाती है। अतः जिस पुनर्जागरण का आरंभ पश्चिम बंगाल से हुआ, उसका प्रसार भारत के अन्य भागों में भी होने लगा और अंततः पूरे भारत ने एक पुनर्जागरण का चोला पहन लिया। क्लियर है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा आज का सेशन होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूं कि पूरा टॉपिक आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, अच्छे समझ आया होगा। कोई डाउट अगर जा रहा हो तो आप लोग बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे सामाजिक धार्मिक आंदोलन। वो सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के अंतर्गत दोस्तों हम जो विद्वान रहे हैं जिन्होंने सामाजिक और धार्मिक स्तर पर सुधार किया है समाज में, उन पर हम सेपरेट सेशन लेकर के आएंगे, जैसे कि राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वयं विवेकानंद। तो विशेष रूप से इन 4 विद्वानों पर जो है हो सकता है सेपरेट छोटे छोटे सेशन आए, 4 सेशन अलग अलग, या फिर एक सेशन भी आ सकता है। जैसा भी होगा कल वाले सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर आपके एग्जाम वगैरह कुछ होने वाले हो तो एग्जाम की अपडेट एक्चुअल में फिलहाल मेरे पास नहीं है, तो आप लोग मुझे जरूर बताते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम अगर नजदीक हो तो मैं पहले उस सेशन को भी या उस सब्जेक्ट को भी आप लोगों के लिए कवर कर सकता हूं। अगर कोई इस प्लेटफॉर्म पर कोई सब्जेक्ट नहीं हुआ है और आपकी एग्जाम आने वाली है या आ चुकी है, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या व्हाट्सएप पर मुझे बता सकते हैं। क्लियर है। व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिख रहा है। मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।